Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss field lines, electric flux and Gauss's law of unit number first of class second year. So students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड Gauss's law. तीनों टॉपिक को स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्टडी करते हैं. पहले आते हैं फील्ड लाइंस की तरफ. ये जो फील्ड लाइंस का टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले आता है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इन दो टॉपिक के साथ ही ये मैं आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक के साथ इसका रिलेशन है. तो स्टूडेंट्स आते हैं फील्ड लाइंस की तरफ के फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती हैं. स्टूडेंट, फील्ड लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस होती है जिसका कंसेप्ट सबसे पहले माइकल फेराडे ने दिया था, जो कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे ये टर्मिनेट होंगी. स्ट्रेट लाइन आप लेंगे स्टूडेंट्स और एरो हेड पुट करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें पता चलेगा कि ये चार्ज पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव से जनरेट होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे ये स्टूडेंट्स टर्मिनेट होती हैं, यानी ख़त्म होती है, या यहाँ पर ये एंड होती हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है फील्ड लाइंस. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से क्यों जनरेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे क्यों टर्मिनेट होती हैं. तो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था 18th सेंचुरी में, उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उनका ख्याल था कि जो चार्ज है वो फ्लो होता है पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज उस वक्त था. इसलिए फिर बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो उनको पता चला कि जो करंट या जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो बेसिकली किसकी वजह से करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से. तब उन्होंने बहुत सारी बुक्स और इंटरनेट के ऊपर उनका डेटा वगैरह था, तो उसको चेंज ना कर सके जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तब. तो फिर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल कह दिया था. यानी अगर यहाँ पर आप एक कंडक्टर कंसिडर करें और उसके साथ आप बैटरी जब अटैच करते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, हमेशा आप एरो हेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं. हालांकि होता क्या है, बेसिकली फ्लो इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करते हैं, लेकिन फिर भी हम जो एरो हेड लेते हैं हम कहते हैं कि पॉजिटिव से करंट नेगेटिव की तरफ जाता है. वो क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के वजह से उसको कन्वेंशनल करंट कह दिया और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कह दिया. इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइन देते हैं और नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड देते हैं, यानी यहाँ पर एंड होंगी और यहाँ से स्टार्ट होंगी. ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे पॉजिटिव चार्ज की ऑनवर्ड है, यानी जनरेट हो रही है, तो इस तरह नेगेटिव चार्ज की भी आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ से जनरेट हो फील्ड लाइन और यहाँ पर टर्मिनेट हो. लेकिन फिर तमाम बुक्स और जो इंटरनेट के ऊपर डेटा अवेलेबल है उसको चेंज करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको समझाता चलूँ. यहाँ पर स्टूडेंट्स जो दो चार्जेस अगर सेम हो तो फिर फील्ड लाइंस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और जहाँ पर ये कर्व बन रही है यहाँ पर इसकी फोर्स मैक्सिमम होगी. यूँ ये एक दूसरे को स्टूडेंट्स क्या करती हैं, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करती है बाय द फोर्स. और ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल. दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हो. जहाँ पर ये कर्व आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं. और स्टूडेंट्स अगर दो प्लेट्स हों, फॉर एग्जांपल एक प्लेट नेगेटिव हो या एक हम पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कंसिडर करें, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगी और यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होगी वो कर्व होंगी, यानी यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी या फोर्स ज़्यादा होगी, जबकि इंटरनली थ्रू आउट ये कांस्टेंट होंगी. तो स्टूडेंट्स ये था बेसिकली फील्ड लाइंस का कंसेप्ट. अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ के व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, इसी फील्ड लाइंस के कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे. तो फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया से जब पास होंगी तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक की तरफ आते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है स्टूडेंट? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच इज डिनोटेड बाय 5, जिसको 5 से
डिनोट किया जाता है। अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें एक यूनिट एरिया है, अब इस यूनिट एरिया में से जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी ये एरिया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमें पता है क्या है, ई। इसलिए फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो कि जबकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट जब बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज हो तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिक कंसेप्ट। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या थी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एलिमेंट एरिया। कंसिडर करिए एलिमेंट एरिया है, अब यहाँ से जितनी भी फील्ड लाइन यहाँ से पास होंगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच इज डिनोटेड बाय फाई और विच इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो फील्ड लाइंस पास हो रही है पर यूनिट एरिया, सॉरी जो एरिया से जितनी पास हो रही है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चार केसेस पढ़ते हैं। अगर एरिया परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, अगर पैरेलल हो, वेक्टर एरिया पैरेलल हो तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, तब हमारे पास फ्लक्स क्या होगी, मिनिमम होगी या मैक्सिमम। केस नंबर 3 में हम ये पढ़ेंगे कि कोई सरफेस होगी प्लेन जो कि टिल्ट होगी और उसमें हमारे पास फ्लक्स क्या होगा। और केस नंबर 4 पढ़ेंगे जो इरेगुलर शेप होगी, वहाँ पर हम स्मॉल पैचेस कंसिडर करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और वहाँ पर हम एरियाज के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इन फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स इसके अब हम 4 केसेस यहाँ पर इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं केस फर्स्ट की तरफ। केस फर्स्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये कोई एरिया है, ये एरिया है और इसका जो वेक्टर एरिया ए होगा वो यूं होगा। स्टूडेंट्स हमेशा इमेजिनरी यानी नॉर्मल होते हैं, वेक्टर एरिया ए इसका क्या होगा, नॉर्मल। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। अगर फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही है यूं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया ए दोनों पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस आ रही हैं या मैक्सिमम फील्ड लाइंस नहीं है। तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन एरिया इज प्लेस्ड पैरेलल to the direction of field lines। अगर एरिया प्लेस है पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम यहाँ पर रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि फाई इज इक्वल टू ई ए। जब भी डॉट प्रोडक्ट हो तो वहाँ पर कास थीटा आता है, सो ई ए कास थीटा आ जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू ई ए इंटू कास, और अब हम थीटा चेक करते हैं कि थीटा हमारे पास क्या होगा। चूँकि फील्ड लाइंस पर ये वेक्टर एरिया ए हो जाएगा जो आपको मार्कर नज़र आ रहा है। अब यहाँ से फील्ड लाइंस आ रही हैं, फील्ड लाइंस यहाँ पर आ रही हैं तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो दोनों पैरेलल है, यानी वेक्टर एरिया ए और फील्ड लाइंस, तो इनके दरमियान एंगल 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 0। सो का 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा ई ए, यानी मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो रही है कब, जब फील्ड वेक्टर एरिया ए पैरेलल हो टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कुछ पैरेलल आए तो यहाँ पर देखें यहाँ से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसका जो केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में क्या होगा, व्हेन एरिया इज प्लेस्ड, यहाँ पर हमने पैरेलल लिखा था, वहाँ पर हम परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे। व्हेन वेक्टर, यहाँ पर भी वेक्टर एरिया ए इज प्लेस्ड perpendicular to the direction of
फील्ड लाइंस जब आप पैरेलल प्लेस करेंगे, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये मार्कर ये एरिया है और ये मार्कर आपके पास वेक्टर ये एरिया ए है। अगर ये परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही है और वेक्टर एरिया यूँ है, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस यूँ आ रही है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि 90 का एंगल बन रहा है। तब हम फार्मूले से चेक करेंगे कि फील्ड लाइंस यहाँ पर इस वेक्टर एरिया ए से मैक्सिमम पास हो रही है या मिनिमम। सो हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू ई ए इंटू cos थीटा। सो फाई इज इक्वल टू ई ए। तो यहाँ पर हमने देखा था कि परपेंडिकुलर था, फील्ड लाइंस वेक्टर एरिया ए के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हमने 90 पुट किया। सो cos 90 इज इक्वल टू 0। सो मिनिमम फ्लक्स यहाँ पर इसमें से पास आउट होगा, मिनिमम फ्लक्स जब वेक्टर एरिया ए यूँ है और यहाँ पर आए, ये एरिया है और इसका वेक्टर एरिया ए मार्कर, ये फील्ड लाइंस जो आपको राइट हैंड नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम फील्ड लाइंस पास होंगी। जबकि जब पैरेलल था यूँ, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही थी। ये हमारे पास दो केसेस आगे। अब हम आते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड वन केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर वो किसी स्पेसिफिक एंगल पे, अगर वो किसी स्पेसिफिक एंगल पे कोई एरिया प्लेस है, तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए ये कोई एरिया है, अगर ये आप इसको थोड़ा सा हाइट देते हैं, यहाँ से फील्ड लाइंस आ रही है, तो देखिए यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है जो हमें पता नहीं, जिसको हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम फार्मूला, जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, और थीटा हमें फाइंड होगा कि कितने एंगल के साथ यहाँ पर वो फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ये था केस नंबर 3। अब यहाँ पर केस नंबर 4 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। केस नंबर 4, इसी केस नंबर 4 को स्टूडेंट्स हम गाज़ लॉ में भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें एक कर्व, हमारे पास एक शेप होगी, इरेगुलर शेप होगी, तो उस पे कैसे हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ यूँ शेप है किसी ऑब्जेक्ट का, वहाँ पर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान तरीका है इसका, आपने जो एरियाज है उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेना है, और इतने स्मॉल एरियाज हों कि हम उसको कंसिडर करें कि वो फ्लैट हैं, यानी बहुत स्मॉल एरियाज, इतने स्मॉल एरियाज का हम कंसिडर करें कि वो फ्लैट है, यानी स्मॉल एरियाज हम कंसिडर कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे स्मॉल एरियाज में, यानी डेल A1 डेल A2 डेल A3। ये हमारे पास ये एरिया क्या होगा, ये होगा डेल A1, ये एरिया होगा डेल A2, यानी डेल का मतलब चेंज भी होता है और कहीं पर हम इसको स्मॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा डेल A3 डेल A4 अप टू कहाँ तक आ जाएगा, डेल AN तक। बहुत सारे स्मॉल एरियाज में AN तक हमने इसको स्मॉल पैचेज में डिवाइड कर दिया, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी E1, और इसकी क्या होगी E2, इसकी क्या होगी इंटेंसिटी E3, और इसकी क्या होगी E4 अप टू, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी EN। अब हम स्टूडेंट्स इंडिविजुअली फाइंड करते हैं तमाम के लिए। इस एरिया के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल A1 हो जाएगा। डॉट को हम रिमूव करते cos थीटा आएगा, क्योंकि हमें पता है जब दोनों पैरेलल होंगे तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और उसका ये फार्मूला है। तो ये हमारे पास वेक्टर एरिया जो A1 है उसके लिए आ जाएगा, और A2 के लिए क्या होगा, वो होगा फाई 2 इज इक्वल टू E2 डेल A2 हो जाएगा। सिमिलरली फाई 3 के लिए क्या होगा, वो होगा E3 डेल A3 हो जाएगा अप टू फाई n, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो फाई n इज इक्वल टू EN डेल AN हमारे पास आ जाएगा। इसको आप कुछ इक्वेशन का नाम देते हैं, लेट्स नहीं देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमने तमाम को क्या करना है, जितनी भी इसके फ्लक्स है इसको ऐड करना होगा।
सो होगा phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस अप टू phi n तक। यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है phi 1 phi 2 phi 3 अप टू phi n, इस फार्मूले में आप पुट करें। सो phi ऑफ E यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 डेल A1 प्लस क्या हो जाएगा E2 डेल A2 प्लस अप टू कहाँ तक आ जाएगा डेल, सॉरी अप टू यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, प्लस अप टू EN डेल AN, यानी n तक हमारे पास ये लास्ट में मैंने पुट किया यहाँ पर। अब अगर हम कंसिडर करें कि थ्रू आउट जो स्मॉल पेजेस हमने कंसिडर किए वेक्टर एरिया ए के, उस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा इसको हम अगर ये थ्रू आउट कांस्टेंट है तो फिर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ये हमारे पास E के इक्वल आ जाएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा phi ऑफ E इज इक्वल टू E, और हमारे पास जो इंटरनल है वो क्या रह जाएगा, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस अप टू डेल AN। अब ये हमारे पास पॉजिटिव प्लस में सब आ रहे हैं, इसका हम समीशन ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा phi ऑफ E इज इक्वल टू E समीशन और ये आ जाएगा डेल A। इसको आप लेट से इक्वेशन नंबर स्टार के दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमारे काम आ जाएगी। यही इक्वेशन है, यानी phi ऑफ E इज इक्वल टू E समीशन ऑफ डेल A। तो ये था स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक, जिसमें हमने इसके चार जो स्पेशल केसेस थे वो हमने पढ़ लिए। पहले केस में वो पैरेलल था तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो रही थी, जब वो परपेंडिकुलर था टू द वेक्टर एरिया ए फील्ड लाइन तब वो मिनिमम थी। फिर तीसरा केस ऐसे आया कि सरफेस फ्लैट थी लेकिन सम एंगल पे वो वहाँ पर फील्ड लाइंस इंटर हो रही थी वेक्टर एरिया ए में, तो वो हमें फाइंड नहीं थी, तो उसके लिए जनरल फार्मूला हमने यूज़ किया था कि phi इज इक्वल टू EA इंटू cos थीटा। केस नंबर 4 चूँकि थोड़ा स्पेशल था, एक इरेगुलर शेप थी, उसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास जनरल ये फार्मूला हमारे पास आ गया है। इसी को अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे गाजेस लॉ के लिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है जो पिछले दो टॉपिक हमने जो पढ़े इसके आपको समझ आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे गाज लॉ। सो गाज लॉ की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी यहाँ पर मैं बाय डेफिनेशन लिख लो फार्मूला। सो phi ऑफ E इज इक्वल टू, यानी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी फार्मूले को स्टूडेंट्स अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो केस नंबर 4 में हमने पढ़ा था इज, वो केस नंबर 4 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें, सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाए, कोई चार्ज है, मैं समझा देता हूँ कि गार्जियन सरफेस क्या है, ये जो डेफिनेशन है ये कैसे बन रही है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं। लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है क्यों, अब इसके अराउंड ये इसकी फील्ड होगी, इसी फील्ड को हम कहते हैं गाजियन सरफेस, जो कि इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी फील्ड है जिसे हम कहते हैं गाजियन सरफेस, इसको हम कहते हैं। अब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ये कि इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस is equal to the total charge enclosed by the closed surface divided by permittivity of free space। लेकिन हमने टोटल चार्ज यहाँ पर लिया है, यहाँ पर सिंगल चार्ज है। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो उसका भी हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इसके केस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इस केस में हम यूज़ करेंगे जो इससे प्रीवियस केस नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था, हमारे पास आया था कि phi ऑफ
E इज इक्वल टू E समेशन इनटू डेल ए। इस इक्वेशन को आगे हम लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? बेसिकली समेशन ऑफ एरिया, क्लोज सरफेस का एरिया। हमें पता है कि क्लोज सरफेस का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, और जो ई है ये हमने पढ़ा था कि इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी इसको आप इक्वेशन नंबर जो हमने कहा था स्टार, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि वेयर ई के बारे में हमें पता है कि ई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और जो एरिया होगा इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें, जो एरिया होगा वो किसके? समीशन ऑफ डेल ए। सरफेस का जो एरिया होता है स्क्वायर का वो किसके इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर का। इसको हम लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 कह दें। दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो बाय पुटिंग तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास आ जाएगा पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में जब आप पुट करते तो आपके पास आ जाएगा फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, ई की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये पुट कर दिया। और समीशन ऑफ जो एरिया है इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से कैंसिल, पाई भी पाई से कैंसिल, और आर स्क्वायर से कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास गाजेस लॉ सिर्फ एक चार्ज के लिए आए। यहाँ पर जो मैंने पहले चार्ज यहाँ पर वो डायग्राम ड्रा की थी सिर्फ एक चार्ज के लिए। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों तो फिर हम क्या करेंगे? अगर लेट से हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, यानी यू कंसिडर करें आपके पास एक सरफेस है जिसमें बहुत सारे चार्जेस इनक्लोज हैं, ये Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn तक चार्जेस इनक्लोज हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा? उसके लिए ये तो सिंगल चार्ज के लिए था, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन Q1 के लिए यहाँ पर क्या होगा? उसके लिए होगा फाई 1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q2 इसके लिए क्या होगा? Q2 के लिए ये Q1, Q2, Q3, Q4, इसके लिए क्या होगा? वो Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फाई 3 के लिए होगा Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अप टू फाई n क्या होगा? Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट्स मजीद इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू फाई n। यहाँ पर आप पुट करें जो आपके पास फाई के लिए इक्वेशंस आ रही हैं वो आप पुट करें। फाई 1 के लिए क्या पुट करेंगे? Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी, प्लस अप टू Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तमाम में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। सो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हमारे पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। ये हमारे पास क्या बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इसका टोटल चार्ज को सारा इसको हम कह देते हैं कैपिटल Q। सो जो टोटल चार्जेस हैं इसको हम कैपिटल Q कह देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या जनरल फार्मूला यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, और फाई ऑफ ई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही फार्मूला था जो मैंने गाउस लॉ यहाँ पर लिखा था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू the total charges enclosed by the closed surface divided by permittivity of free space। यहाँ पर जो इसके अंदर फ्री स्पेस होगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के टॉपिक तीनों। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।